तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल 1 को। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि एक तो ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा टफ लगती है बच्चों को। बट टेंशन मत लेना, मेरा काम आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाना और कॉन्सेप्ट को एकदम आपको अच्छे से सिखाना है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टीचर आपको कैलकुलेशन नहीं करा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर मैं देखी भी है वीडियोस को, तो वो कैलकुलेशंस को बोलते आप ही कर लो। और अगर कोई कैलकुलेशन को करा भी रहा है तो वो लेंथी तरीके से करा रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में फास्ट तरीके से कैलकुलेशन को करो, तो आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखना, पूरी देखना। आपको 101% ये क्वेश्चन समझ में आएगा और बहुत इजीली अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है हमारे पास में। क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों का, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर। देखो पहले ये क्वेश्चन क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। क्योंकि हो सकता है कई बच्चों को तो ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब ही पता ना हो। वैसे मैंने इससे पहले की जो लेक्चर सीरीज है ना, उसमें मैंने आपको सारे बेसिक करवाए हैं, उसके बाद ही मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्ट के बाद ही मैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर उनको देख लेना, और अगर नहीं भी देखी तो टेंशन मत लो, यहाँ पे तो मैं आपको समझा ही दूंगा, ठीक है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, कोई एक कंडक्टर है। सर कंडक्टर क्या होता है आपके पास में? बेटा कंडक्टर वो चीज़ होती है ना, जिसमें से आपका करंट फ्लो कर सकता है। जैसे देखो आपके घरों में जो कॉपर वायर है ना, तो मान लो मैंने एक कॉपर की वायर ही ले ली है, ठीक है। तो मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक कॉपर की वायर है, या आप ऐसा बोल सकते हो कॉपर की वायर है, तो मतलब ये आपके पास में क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है। अब अगर मेरे पास में ये जो आप लोगों का कंडक्टर है ना, अब इस कंडक्टर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें से आपका क्या फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है। आपके घरों में जो कॉपर की वायर है या एल्यूमिनियम की वायर है, उसमें करंट तो फ्लो होता ही है ना, तो इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये आपके पास में कोई कंडक्टर है, अब मैंने इसमें कोई बैटरी नहीं लगा रखी। अब देखो कोई भी कंडक्टर होता है ना, तो उस कंडक्टर के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, एकदम करोड़ों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो इसके पास में ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, आप लोग के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका फिर नीचे आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे आगे जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर आगे जा रहा है तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपका पीछे जा रहा है। तो इनका जो मोशन हो रहा है ना यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो मोशन कैसा हो रहा है यहाँ पे, आपके पास में रैंडम मोशन हो रहा है ना। कैसा मोशन हो रहा है यहाँ पे, रैंडम मोशन हो रहा है। मतलब वो कैसे भी मूव कर रहे हैं, कोई एक ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है तो कोई राइट में जा रहा है। और इस तरीके के मोशन को हम लोगों ने कौन सा नाम दे दिया, रैंडम मोशन नाम दे दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। अच्छा मान लो एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, फॉर एग्जाम्पल वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, u1 वेलोसिटी से, है ना। u1 मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी। देखो जब भी आपका फिजिक्स में u लिखा होता है तो u का मतलब क्या है कि उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी है ना। u का मतलब कि आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। तो मान लो एक पहला इलेक्ट्रॉन E1 बोल देता हूँ, उसकी वेलोसिटी मान लो U1 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन E2 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी U2 है। ऐसे करते करते मान लो n इलेक्ट्रॉन है तो En हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन है ना, और उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी U3। अब अगर मैं इन सारी सबको जोड़ दूँ, मतलब U1 प्लस U2 प्लस U3। देखो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है U1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है U2, तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है U3। ऐसे करते करते सबकी वेलोसिटी को और आप जोड़ दो, UN तक कर दो, और डिवाइड किससे कर दो आप लोग, n से। भाई एवरेज आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एवरेज निकालने का एक तरीका होता है। मान लो मेरे पास में 3 नंबर है 1 2 और 3, तो इनका एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है? भाई एवरेज निकालने AVG लिखेंगे एवरेज, और एवरेज कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, और कितने नंबर है टोटल 3, तो 3 से डिवाइड कर लो। तो 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 3 कितना 6, 6/3 आ जाएगा, 6/3 कितना हो गया 2। तो एवरेज निकल गया ना आपका। तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, देखो साथ सब कितनी वेलोसिटीज़ हैं, U1 U2 U3, ऐसे करते करते n तक है। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में, n ना, तो n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आप लोग का U एवरेज। समझ पा रहे बात को? तो U एवरेज का मतलब क्या है कि जब आपने कोई बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी है, नो बैटरी, यहाँ पे आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है ना,
तो जब आप कोई बैटरी नहीं लगाते हो ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। मतलब यू एवरेज कितना निकल रहा होता है आप लोगों का, 0। अब यू एवरेज 0 का मतलब क्या है आप लोगों का, देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को नीचे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैंसिल कर देगी, आगे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को पीछे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैंसिल कर देगी। ऐसे इस इधर की तरफ आगे वाले को इसको ये वाला कैंसिल कर देगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है यहाँ पे, 0 आ रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी कंडक्टर में अगर मैं किसी बैटरी को जोड़ देता हूँ, मान लो ये आपके पास में कोई कंडक्टर था, अब इसी कंडक्टर में मैंने क्या करा, किसी बैटरी को जोड़ दिया। बैटरी को जोड़ने का मतलब है कि ये आपके पास में क्या हो जाएगा, लेट से पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है ना, और छोटा वाला क्या हो जाता है आप लोग का, नेगेटिव टर्मिनल। ये मान लो नेगेटिव टर्मिनल। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। भाई यहाँ पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लो आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस से किसकी तरफ जाने लग जाएंगे बताओ, प्लस की तरफ। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनस से प्लस की तरफ जाने लग जाएंगे। देखो पहले इलेक्ट्रॉन को पता ही नहीं था कहाँ जाना है। अब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव तो आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो किसी स्पीड से जा रहे होंगे ना, ये उसी स्पीड को हम लोगों ने क्या बोल दिया भाई, आपको पता है ना वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। भाई स्पीड के साथ में जब आप डायरेक्शन लगा देते हो, स्पीड विद डायरेक्शन, जब आप स्पीड के साथ में डायरेक्शन लगा लेते हो वही तो वेलोसिटी बन जाती है ना आपकी। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है तो इनकी वेलोसिटी, इनकी डायरेक्शन तो है ना कि सब इधर की तरफ चल रहे हैं, मतलब कौन से टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से वाले टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, देखो जरा, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चल रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्शन तो है इनके पास में। और क्योंकि डायरेक्शन के साथ ही किसी ना किसी स्पीड से चल रहे होंगे ना ये, और जिस स्पीड से ये चल रहे होते हैं ना, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग क्या करते हो, बैटरी अप्लाई करते हो ना, तो बैटरी अप्लाई करने से क्या होता है, मतलब जैसे ही आप बैटरी लगाते हो तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब के सब आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, है ना। याद रखना ये इलेक्ट्रॉन्स कैसी स्पीड से चल रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो बैटरी को अप्लाई करने पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लस की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया, जिसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वी से डिनोट करते हैं। अब मान लो पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना आप लोग का, उसकी वेलोसिटी v1 है। अब देखो u1, देखो जब हमने u1 लिया था ना, तो u को हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो v है आप लोगों का, वो v क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। तो u कौन सी वाली वेलोसिटी है, देखो ये जो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये तब वेलोसिटी है जब इस पर कोई बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी है। बट जब आपने कोई बैटरी लगा दी होगी तो फिर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई। जब आपने कोई बैटरी अप्लाई कर दी तो फाइनल वेलोसिटी हो गई ना, उसको तो मैंने v बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब पहले वाले इलेक्ट्रॉन की v1, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की मैं v2 बोल देता हूँ। ऐसे करते करते मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब की वेलोसिटी v3 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका v एवरेज बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग की, आ जाएगी v1, पहले वाले की इलेक्ट्रॉन की v1, दूसरे वाले की v2, है ना, तीसरे वाले की v3, अच्छा इसकी सॉरी vn हो जाएगी ना, क्योंकि n इलेक्ट्रॉन है तो vn हो जाएगी करते करते। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में, n। और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। इस एवरेज वेलोसिटी को ना यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि कितना है आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 करते करते vn तक और अपॉन में n तक। समझ में आई आपको बात, मतलब सिंपल सी बात मैं समझाऊँ आपको, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है कि बैटरी अप्लाई करने से अगर आपके इलेक्ट्रॉन से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो यहाँ पे, एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पे एस्टिमेट का मतलब ही क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या कैलकुलेट करके बताना है आपको, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमें मतलब वी निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन में चलते हैं इसके। देखो लाइन बाय लाइन में पढ़ता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, वी निकालना है। ठीक है, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। अच्छा आप एक चीज़ समझो, जैसे ये आपके पास में मैंने कोई कंडक्टर लिया था ना भाई, ये जो आप लोगों ने कंडक्टर लिया था ये कौन सा कंडक्टर था, कॉपर वायर था। अब इस कॉपर वायर में अगर आप लोग देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना, तो जो आपका करंट होगा
जो आपका करंट होगा, भाई करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, देखो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो जो आपका करंट होगा वो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा बताओ आप लोग का, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। तो इसका मतलब करंट कौन बनाता है आप लोग का, करंट बनाते तो इलेक्ट्रॉन्स ही है ना आपके। भाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट बना, बट वो करंट किस डायरेक्शन में बना, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, बट करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ठीक है। तो करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब यही है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही तो आपके करंट बना रहे हैं ना, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो करंट बना रहे हो। इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ये वाला एरिया, ये एरिया, चाहे आप इस एरिया की बात करो या इस एरिया की बात करो, इसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है आप लोगों ने, 1.0 इंटू, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है आप लोग को, 1.0 इंटू, 1.0 मतलब 1 ही होता है, पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, 1.0 को मैं 1 ही लिख लेता हूँ यार, 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको एरिया भी दे रखा है, ठीक है। चलो हम इसका यूज़ करेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। आगे क्या बोल रहा है, कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, मतलब इस कंडक्टर में, जो ये हम लोगों ने कंडक्टर बनाया था ना, इस कंडक्टर में कितना करंट जा रहा है आप लोगों का, 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। तो करंट कितना जा रखा है वो भी उसने दे रखा है, तो करंट जा रहा है आप लोग का 1.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहे हैं, अज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब इस वाली टर्म का मतलब समझना, ठीक है। उसने बोला हर कॉपर का जो एटम होगा ना, भाई एक बात बताओ आप लोग, जब आपने यहाँ पे वायर किसकी ले रखी है, देखो ये जो आपने कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर, तो जो आपने वायर है वो किसकी ले रखी है, कॉपर की। तो जब आपने वायर कॉपर की ले रखी है तो उसमें एटम्स भी तो कॉपर के ही होंगे ना, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो वो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉपर एटम के बराबर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका कॉपर एटम के बराबर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका कॉपर एटम के बराबर है। तो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों का एक कॉपर एटम के बराबर है। समझ पाए बात को, एक इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉपर एटम के बराबर है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट बना रहे हैं ना। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ पा रहे हो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन जो करंट बना रहे हैं आपके, तो इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट बना रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉपर एटम के बराबर है, तो इस बात को भी मैं लिख लेता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉपर एटम के बराबर है। ये समझ में आया आप लोगों को, मतलब अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल इस वाले कंडक्टर में मान लो आपके पास में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कॉपर एटम भी कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ कॉपर एटम हो जाएंगे, क्योंकि वही तो बोल रहा है वो, जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके कॉपर एटम भी। ये बात समझ में आ गई ना आपको, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके कॉपर एटम्स भी हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 इंटू 10, भाई 9.0 का मतलब 9 ही होता है, ठीक है, इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है, अच्छा डेंसिटी को ना इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल होता है ना, ये रो का सिंबल होता है और इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो देखो डेंसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे कॉपर की, डेंसिटी कॉपर की दे रखी है 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो अगर आपके पास में जैसे ये कंडक्टर था ना आप लोगों का, ये वाला जो कंडक्टर था, मैं एक काम करता हूँ इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना। जैसे ये आपके पास में कोई कंडक्टर है ना, ये कॉपर का आपने कंडक्टर लिया था, ठीक है, ये आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था, पहले पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है। ये कॉपर का हम लोगों ने एक वायर ली है, ठीक है, आप लोग की कॉपर की वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जो आप लोगों का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास में ना मान लो मैं इस कंडक्टर का 1 मीटर क्यूब वाला पोर्शन ले लो, इतना पोर्शन, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है भाई, पहले तो यहाँ पे क्यूब बनना चाहिए। देखो जैसे मान लो आपने इसका 1 मीटर क्यूब का पोर्शन लिया, ऐसे 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो हमने एक क्यूब काटा होगा, ये जो वायर है इस वायर में से मैंने एक क्यूब को काट लिया मान लो, ठीक है। अब इस वायर में से जब मैंने एक क्यूब को काटा, इतना पोर्शन काट लिया मान लो, ठीक है, उस क्यूब की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो भी आपकी 1 मीटर है। इसकी देखो ये जो ब्रेथ है, अगर ये भी 1 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो हाइट भी कितनी है मान लो आपकी अगर 1 मीटर है, तो मुझे आप बता सकते हो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो लेंथ का मतलब क्या होता है, देखो लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेथ भी कितनी है 1 मीटर, और हाइट भी कितनी है 1 मीटर। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बन गया कि नहीं बन गया इसका वॉल्यूम। समझ पा रहे हो बात को। तो इसका मतलब पर मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो अगर आप लोग जैसे मान लो ये आपके पास में जो कॉपर की वायर थी, अगर आप इसमें 1 मीटर क्यूब के ऐसे, ये भी एक मतलब ये वाला जो आप लोगों ने क्यूब काटा होगा 1 मीटर क्यूब का है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी आपका ऐसे मतलब अगर आप लोग 1 मीटर क्यूब काटते हो ना, तो 1 मीटर क्यूब में आप लोगों की कितनी डेंसिटी है कॉपर के एटम की। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब कॉपर के कितने एटम ठूसे हुए हैं यहाँ पे। भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कॉपर के कितने एटम्स मौजूद हैं इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, ये जो आपको पोर्शन दे रखा है ना, इस पोर्शन में कॉपर के कितने एटम्स हैं, इस पोर्शन में कॉपर के कितने एटम्स हैं, वही तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना बात को। ऐसे ये क्या है बताओ आप लोग के कॉपर के एटम्स होंगे यहाँ पे, ये क्या है आपके पास में कॉपर के एटम्स होंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इतने जो आपने ये 1 मीटर क्यूब लिया है ना, इस 1 मीटर क्यूब में कॉपर के एटम्स होंगे। अब कॉपर के एटम्स होंगे तो उनका कुछ ना कुछ मास भी तो होगा। तो मुझे आप बता सकते हो कि मास ऑफ कॉपर एटम कितना होगा, वो आप निकाल सकते हो। देखो भाई ये एटम होंगे ना कॉपर के। एक बात बताओ, जैसे आपने इतना ये ले लिया, मान लो ये आपके पास में 1 मीटर क्यूब का मैंने वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ही तो है ये, वॉल्यूम मतलब कितनी जगह घेरता है, तो 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लिया मैंने। तो इस 1 मीटर क्यूब का ये जो वॉल्यूम मैंने लिया है, इसमें कॉपर के कुछ एटम्स होंगे ना, क्योंकि पूरी वायर ही कॉपर से बनी हुई है। तो इतने में भी तो कॉपर, देखो इसमें भी कॉपर के कुछ एटम्स होंगे 1 मीटर क्यूब में भी, इसमें भी 1 मीटर क्यूब में कॉपर के कुछ एटम्स होंगे, इसमें भी 1 मीटर क्यूब में कॉपर के कुछ एटम्स होंगे, और उन एटम्स का कुछ मास होगा। तो वो मास मुझे आप बता सकते हो कितना होगा, पहले तो वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम आपको दे रखी है ना, बताओ। मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम आपको दे रखी है अपॉन में, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाऊंगा। डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम, देखो डेंसिटी निकालने का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मास अपॉन में कितना वॉल्यूम। अब ये मास किसका होगा, मास ऑफ कॉपर एटम, मास भी किसका होगा कॉपर के एटम का, और वॉल्यूम भी किसका होगा बताओ, वॉल्यूम भी होगा आप लोग का कॉपर के एटम का। तो मास भी अगर कॉपर के एटम का है तो वॉल्यूम भी किसका होगा कॉपर के एटम का। अब डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम, देखो डेंसिटी तो दे रखी है ना आप लोगों को, डेंसिटी कितनी दे रखी है बताओ, 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। मास ऑफ कॉपर एटम ये तो मुझे निकालना है, चलो इसको तो मुझे निकालना है, ठीक है। मास ऑफ कॉपर एटम, मास ऑफ कॉपर एटम, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कॉपर एटम। तो वॉल्यूम कितने की बात कर रहा हूँ मैं, कितने वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब की। तो वॉल्यूम कितना ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब। मतलब मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, देखो 1 मीटर क्यूब में कॉपर के एटम्स होंगे ना, इस 1 मीटर क्यूब वाले वॉल्यूम में कॉपर के कुछ एटम्स होंगे, तो उन एटम्स का कुछ मास होगा, तो वो कितना मास होगा ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये 1 मीटर क्यूब इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब चल रहा है आपका, इंटू में कितना आ जाएगा 1 मीटर क्यूब, इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास में, मास ऑफ कॉपर एटम, ठीक है। तो मास ऑफ कॉपर एटम, यहाँ से अगर आप मास ऑफ कॉपर एटम निकालोगे तो वो निकल जाएगा आप लोग का, ठीक है। देखो कितना वो मास ऑफ कॉपर एटम निकल जाएगा, पहले मैं एक काम करता हूँ इसको नोट कर लेता हूँ कितना आ चुका है ये मास ऑफ कॉपर एटम। इसको अगर आप निकालोगे ना तो मास ऑफ कॉपर एटम, मास ऑफ कॉपर एटम कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सब क्यों किया, ठीक है। इंटू में कितना चल रहा है आप लोग का 1 मीटर क्यूब, ये तो चल रहा है मास ऑफ कॉपर एटम बराबर दिस, मास ऑफ कॉपर एटम बराबर दिस, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे। तो कितना आ गया था बताओ हमारे पास में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसी चीज को, मास ऑफ कॉपर एटम, मास ऑफ कॉपर एटम इज इक्वल टू, मास ऑफ कॉपर एटम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और इंटू में कितना चल रहा है आपका 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा तो मैं एक लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो 1 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो बताओ मास ऑफ कॉपर एटम कितना निकल चुका है बताओ आप लोग का। तो सर मास ऑफ कॉपर एटम,
मास ऑफ कॉपर एटम कितना निकल चुका है बताओ आप लोग का? ये निकल चुका है सर 9 × 10⁻³ kg। ठीक है, ये निकल चुका है आप लोग का मास ऑफ कॉपर एटम। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? तो ये जो हम लोगों ने मास ऑफ कॉपर एटम निकाल दिया ना, ठीक है सर, यहाँ तक हम लोगों ने मास ऑफ कॉपर एटम निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा था, हमें एस्टिमेट करना था एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड को, मतलब हमें वीडी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को यहाँ पे? वीडी निकालना था। सोचो जब आपको वीडी दे रखा, मतलब वीडी निकालना हो और करंट आपको दे रखा है, अगर आप क्लियरली देखो ना तो करंट आपको दे रखा था 1.5 एम्पियर का। तो करंट कितना दे रखा है आपको? 1.5 एम्पियर का। तो आपने ना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था, याद है? वो होता है I = VDE/NA, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वीडी निकालोगे तो I ऐसे ही, ठीक है आप लोगों का। ध्यान से देखो, ये वीडी आपको निकालना है, तो देखो ई भी मल्टीप्लाई में एन, ये सब मल्टीप्लाई में है ना भाई साहब, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ई एन ए ये सब मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ई इंटू एन इंटू ए इज इक्वल टू वी डी आ जाएगा आपका। मतलब वी डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है पता है आपको? आई अपॉन में कितना एन चल रहा है आपका, इंटू में ई चल रहा है आपका, ए चल रहा है, ठीक है। अब देखो आई तो आपको पता है, आई की तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट तो आपको पता है ना 1.5 एम्पियर। ई मतलब क्या होता है यहाँ पे? ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी आपको पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आता है ना, बट माइनस हम कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। और ए क्या आप लोगों का? क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी आपको दे रखा है, देखो 1 × 10⁻⁷ 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अब देखो दिक्कत क्या देगा, ये एन देगा, मतलब हमें एक्चुअल में एन निकालना है यहाँ पे। एन का मतलब क्या होता है पता है आपको? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर आपके पास में 1 मीटर क्यूब का कोई जो वॉल्यूम होगा ना, तो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखो, ये आपका 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है ना, तो इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को तो हम लोग एन बोल रहे हैं यहाँ पे। समझ पा रहे हो बात को? 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? एन बोल रहे हैं। अब देखो मैंने एक चीज आपको बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और एटम्स की संख्या तो बराबर है भाई। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कॉपर का एटम है, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉपर एटम्स भी तो होंगे। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो चाहे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो या फिर नंबर ऑफ कॉपर एटम बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है उतने ही कॉपर एटम्स के भी नंबर है। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। अब देखो 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला आप लोगों ने ना केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि वो कैसे आएगा, ठीक है। तो अब मैं नंबर ऑफ कॉपर एटम्स निकालने वाला हूँ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, मतलब इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने मास क्यों निकाला था, ठीक है। अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, इसका फॉर्मूला होता है सर आप लोगों का स्मॉल एम क्या होता है? गिवन मास, अपॉन में कैपिटल एम ये होता है आप लोग का मोलर मास, और इनटू में होता है आप लोग का एन ए। पहले मैं आपको सारी टर्म समझाता हूँ। यहाँ पे जो स्मॉल एम होता है ना आप लोगों का, ये होता है गिवन मास, ठीक है। और गिवन मास हो गया आप लोगों का। कैपिटल एम क्या होता है यहाँ पे? मोलर मास। अब क्योंकि आप यहाँ पे कॉपर वायर ले रहे हो तो गिवन मास भी किसका होगा आप लोग का? गिवन मास ऑफ कॉपर एटम, गिवन मास ऑफ कॉपर एटम। एम क्या होगा यहाँ पे? मोलर मास ऑफ कॉपर एटम, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ कॉपर एटम नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो यहाँ पे ना तो मास ऑफ कॉपर एटम्स लिखेंगे हम, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे तो मास ऑफ कॉपर लिख लो आप लोग, चाहे तो सिंपल मास ऑफ कॉपर लिखो, एटम्स नहीं, मास ऑफ कॉपर लिखो, ठीक है। तो मास यहाँ पे भी हम कॉपर एटम्स लिखेंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे ना भाई साहब, 1 मीटर क्यूब में तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो एम क्या हो गया? मोलर मास ऑफ कॉपर एटम। एन ए क्या होता है? इस एन ए को आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो बस अब आपको एन निकालना है, तो आप इन सब की वैल्यूज को रख लो। देखो स्मॉल एम कितना निकला है बताओ आप लोगों का? स्मॉल एम के गिवन मास ऑफ कॉपर, और मास ऑफ कॉपर तो हम निकाल चुके हैं ना, कितना आया बताओ आप लोगों का? 9 × 10⁻3, ठीक है, 9 × 10⁻3, और ये केजी में आया, ठीक है।
m क्या होता है, मोलर मास ऑफ कॉपर। अब देखो कॉपर का मास उसने कितना दे रखा है, तो उसने बोला कि एटॉमिक मास, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस एंड इट्स एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बोल लो या मोलर मास बोल लो, एटॉमिक मास को ही हम लोग मोलर मास भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एटॉमिक मास या फिर मोलर मास कितना दे रखा है आपको, 63.5। तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं 63.5, ठीक है। और इनटू में कितना आ जाएगा आप लोगों का, देखो इनटू में Na भी है ना आपके पास में, तो Na क्या होता है बताओ आप लोगों को, Na होता है एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपको n मिल जाएगा, उस n की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेना। तो n कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, 9 इंटू 10⁻3। अब देखो 9 इंटू 10⁻3 किस में दे रखा है आप लोग को, केजी में। 9 इंटू 10⁻3 किस में दे रखा है आपको, केजी में। और यहाँ पे 63.5, देखो ये एटॉमिक मास कितना दे रखा है आप लोगों को, ये जो एटॉमिक मास दिया है ना आपको 63.5, ये आपको ग्राम में दिया होता है, याद रखना। 63.5 यू लिखा है ना, यू मतलब वो ग्राम की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 63.5 आपको ग्राम में दे रखा है, यहाँ पे आपको किलोग्राम में दे रखा है, तो हमको दोनों को सेम करना पड़ेगा ना, मतलब किलोग्राम को ग्राम में लाना पड़ेगा। तो ला सकते हैं इसको। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ग्राम को किलोग्राम में और किलोग्राम को ग्राम में कैसे लेकर के आते हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, उससे आप एकदम इजीली बता सकते हो। देखो मुझे एक बात बताओ, 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है बेटा आप लोग का, 1 kg इज इक्वल टू होता है सर 1000 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 को कितना लिख सकता हूँ मैं, 10⁻3 ग्राम लिख सकता हूँ ना भाई। 10⁻3 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज 100, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा आप लोग का, 1000 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं आप लोग को, 10⁻3 ग्राम। तो जब भी हमें kg से ग्राम में जाना होगा ना, तो 10⁻3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर मेरे पास में 2 kg दे रखा है, तो मैं 2 kg से ग्राम में जाना है ना, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 kg दे रखा है, तो 3 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझे इस बात को। तो kg से ग्राम में जाने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये तो हो गया जब आप kg से ग्राम में जाना चाहते हो। मान लो आप ग्राम से kg में जाना चाहते हो, तो देखो एक चीज़ देखो, मैंने आपको क्या बोला, 1 kg बराबर 1000 ग्राम है, इसी को मैं उल्टा लिख दूँ, 1000 ग्राम बराबर 1 kg लिख सकते हैं ना इसको भाई। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर आप 1 ग्राम निकालते हो, देखो जब 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg है ना, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, और 1 के अपॉन में पूरा नंबर, यानी कि कितना, 1000। समझे इस बात को। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg था, तो ये अगर आपको 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो 1000 को डिवाइड कर लेते हैं ना, आपने पढ़ा है ना यार ये। जैसे मान लो 12 बनानास की कॉस्ट 60 रुपीज़ है, तो एक बनाना के लिए क्या करते हो आप लोग, 60 के अपॉन में 12 ला देते हो। तो अगर 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम 1/1000 हो जाएगा। अब 1 ग्राम इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है, 1/1000 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, 10⁻3, यहाँ kg चल रहा है, ठीक है। 1000 को 10⁻3 लिख दिया, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻3 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻−3। 10 पॉजिटिव है ना, ऊपर जाके 10⁻नेगेटिव, 10⁻−3 kg। तो जब भी आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना है ना, तो 10⁻−3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर 3 ग्राम दे रखा है, तो 3 इंटू 10⁻−3 कर दो, तो kg में पहुंच जाओगे। समझिए इस बात को। तो kg से ग्राम में जाना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो, और ग्राम से kg में जाना है तो 10⁻−3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो kg है ना, kg से ग्राम में जाना है मुझे, kg से ग्राम में जाना है, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 इंटू 10⁻3 तो चल ही रहा है, यहाँ पे एक और 10⁻3 आ जाएगा। 6.022 दे रखा है ना। अब देखो मैं इसका अप्रॉक्स आंसर निकालने वाला हूँ, इसमें मैं अप्रॉक्स का साइन ही लगा लेता हूँ। तो 6.022 को मैं सिर्फ 6 लिख लेता हूँ। इंटू में कितना चल रहा है आप लोगों का, 10⁻23, अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का, 63.5। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। n इज इक्वल टू, अब देखना 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना जरा। तो 9 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का। 9 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा आप लोग का, 54। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 54। अब इस सबको जोड़ दो, पावर को 10 की पावर, देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो सारे 10 जुड़ जाएंगे ना आपके। तो 10 की पावर 3, ये भी प्लस का 3, और प्लस का कितना 23, अपॉन में देखो कितना चल रहा है आप लोगों का 63। अच्छा एक बात बताओ, ये 63.5 लिखा है ना आप लोगों का, अगर मैं यहाँ से पॉइंट बताता हूँ, तो पॉइंट के बाद देखो एक ही डिजिट है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा आप लोगों का। तो n इज इक्वल टू, n अप्रॉक्सीमेट कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, 540, अपॉन में कितना 635, इंटू में इसको सॉल्व करना 10 की पावर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ आप लोगों का 6, और 6 प्लस 23, 6 प्लस 23 कितना हो गया 29 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो n की अप्रॉक्स वैल्यू देखो कितनी आने वाली है, 540 अपॉन कितना है आपके पास में बताओ,
540 अपॉन में कितना है आप लोगों का 635। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। 540 अपॉन 635, 540 अपॉन में 635। एक काम करो, अप्रॉक्स कर रहे हैं ना इसको सॉल्व, तो 540 को ऐसे रहने दो, 635 को मैं 630 लिख सकता हूँ, बताओ। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। अभी 3 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा ना भाई, 3 1 ज़ा 3, 2 बचेगा, और 3 8 ज़ा 24, और ऐसे 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 से डिवाइड कराना मैंने, ऊपर भी 3 से डिवाइड, 3 से नीचे भी डिवाइड, ऐसे 3 6 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21। तो अब 6 को 7 से डिवाइड करना जरा। जब आप 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट डिवाइड तो होगा नहीं तो 0 आ जाएगा। 7 8 ज़ा कितना आ जाएगा 56, 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे आप लोग का 4। अब पॉइंट लगा रखा तो 0 लिख सकता हूँ मैं। 7 5 ज़ा कितना आ जाएगा आप लोग का 35, तो यहाँ 5 बच जाएगा। तो 0.85 आ रहा है ना आप लोगों का, 0.85 इंटू में। अब इसके बाद देखो, अब आप आगे सॉल्व करोगे तो 0.85 बना आप लोगों का। 0.85 इंटू में 10 की पावर कितना चल रहा है आप लोगों का 29। अब देखो पॉइंट से पहले कभी भी 0 नहीं अचीव होता। 0.85 कैसे आया समझ आया ना, ये जो 0.85 लिखा हुआ था इसको तो 0.85 बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट से पहले कभी भी 0 नहीं चाहिए होता, तो पॉइंट को 8 और 5 के बीच में शिफ्ट करो, तो एन अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आप लोग का 8.5 इंटू में। देखो 10 की पावर आपका 29 ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने पॉइंट को कितना डिजिट शिफ्ट करा, सिर्फ एक डिजिट, और एक डिजिट भी आपने कहाँ शिफ्ट करा, राइट में। और राइट में शिफ्ट करने पे 10 की पावर कितना बनता है, -1। समझ पाए इस बात को भाई? देखो ना, आपने पॉइंट को राइट में शिफ्ट करा, इधर राइट ही तो होता है, राइट में एक शिफ्ट करा तो 10 की पावर -1। तो एन आपका देखो अप्रॉक्स कितना आ चुका है 8.5 इंटू में 10 की पावर 29 और -1, और 29 -1 कितना हो जाता है आप लोग का 28। तो एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा आप लोग की 8.5 इंटू में 10 की पावर कितना 28, 8.5 इंटू 10 की पावर 28। तो ये आपको एन की वैल्यू मिल चुकी है। तो देखो हमें वी डी कैलकुलेट करना था। आई कितना है बताओ आप लोगों का, आई हमारे पास में 1.5, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ध्यान से देखो एन, तो एन कितना निकला था बताओ हमारे पास में 8.5 इंटू 10 की पावर 28। तो एन कितना निकला आप लोग का 8.5 इंटू में 10 की पावर 28। ई कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ए कितना होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है आपको 1 इंटू 10 की पावर -7, 1 इंटू 10 की पावर कितना -7, ठीक है। तो बस अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। वी डी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, 1.5 को ऊपर एज इट इज़ रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इस 8.5 और 1.6 को मल्टीप्लाई करना जरा। तो 8.5 और 1.6 को मल्टीप्लाई करोगे ना, 8.5 इंटू में 1.6, तो इसको सॉल्व करोगे, 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 कितना 51, और ये 5 ये 8, तो कितना आ जाएगा 0, 1 प्लस 5 6, 8 प्लस 5 कितना 13। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद दो डिजिट हो जाएंगी, तो 13.60 है ना, 13.6 लिख सकते हैं हम लोग इसको मतलब, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 13.6 आ गया। अच्छा यहाँ देखो सारे 10 10 10 है कि नहीं है, तो 10 को तो मैंने सेम ही ले लिया। पावर कितनी चल रही है 28, माइनस का 19, माइनस का 7। देखो वी डी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ चुकी है आप लोग। अब मैं अप्रॉक्स वैल्यू निकालने वाला हूँ। देखो पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है, तो आप पॉइंट से पॉइंट को उड़ा सकते हो। तो 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 136 इंटू में 10 की पावर, देखो ये बचेगा 28, 19 और 7 कितना होता है माइनस का 26, 19 और 7 कितना होता है आपके पास में, माइनस का 19 माइनस का 7 माइनस का 26 आ गया ना। तो वी डी इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ 15 अपॉन 135। देखो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना है ना आप लोगों को, कितना है 15 अपॉन 136, तो 15 अपॉन 136। एक काम करता हूँ, मैं 15 को एज इट इज़ रहने देता हूँ, 136 को थोड़ी देर के लिए 135 लिख लेता हूँ मैं। ऐसा क्यों किया मैं समझाता हूँ। देखो 15 1 सा कितना होता है 15, और 15 9 सा कितना होता है आपका 135, तो 1/9 बन रहा है कि नहीं बन रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो कितना बन गया आप लोगों को, जब आप इसे 15 से कैंसिल करोगे, क्योंकि इसको 135 मान चुका हूँ ना मैं, तो 15 1 सा 15, 15 9 सा 35 इंटू में यहाँ कितना नीचे चल रहा है आप लोगों को, सॉरी यहाँ नीचे इंटू नीचे चल रहा है 10 की पावर 28 में से 26 गया तो 2 बच जाएगा। तो वी डी इज इक्वल टू, बस अब आपको 1 को 9 से डिवाइड करना है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो 1 को 9 से डिवाइड करोगे ना, तो 1 को 9 से डिवाइड करोगे, पॉइंट इधर 0, 9 1 से 9, 10 में से 9 गया फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा रहे तो 0 लिख सकता हूँ। फिर 9 1 से कितना बचेगा 9, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, तो 0.11 बच रहा है। तो 0.11 इंटू 10 की पावर 2 है, ऊपर जाके कितना बनेगा 10 की पावर -2। अब पॉइंट से पहले जीरो जीरो नहीं चाहिए होता, तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लोगे,
तो वी डी अप्रॉक्सीमेट कितना आ चुका है आप लोगों का, पॉइंट को 1 और 1 के बीच में शिफ्ट किया तो 1.1 इंटू 10⁻⁻2 तो चल ही रहा था। देखो पॉइंट को आपने कहाँ शिफ्ट करा बेटा, राइट में, और राइट में एक डिजिट शिफ्ट करा तो 10⁻⁻1। तो बस वी डी इज इक्वल टू 1.1 इन 10 की पावर को जोड़ दो आप लोग, तो 10⁻⁻2 और माइनस का 1, तो वी डी अप्रॉक्सीमेट कितना आ चुका है बताओ आप लोग का, 1.1 इंटू 10 की पावर कितना माइनस का 3। और क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ चुकी है आप लोग की, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या बता दिया, फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। हमने यहाँ पे एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन कॉपर वायर हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखो इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है, ये कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विद। अब ये जो आपको क्या करना है, आपको जो स्पीड, जो ड्रिफ्ट स्पीड आपको अभी मिली है ना, उसको आपके किसके साथ कंपेयर करना है, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मैं आपको समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, इस वाली लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, इसका टेंशन मत लेना आप, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा पार्ट सॉल्व करने वाले हैं बताओ, इसका बी का फर्स्ट पार्ट। तो बी का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, तो जो आपका बी वाला है, इस बी वाले का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इसने क्या बोला कि आपको कंपेयर करना है इस ड्रिफ्ट स्पीड को, कौन सी ड्रिफ्ट स्पीड को, जो अभी आपकी निकली है, कितनी ड्रिफ्ट स्पीड निकली बताओ आप लोग की, ये निकली है ना ड्रिफ्ट स्पीड 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो जो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड निकली है ना वी डी, कितना 1.1 इंटू में 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इस ड्रिफ्ट स्पीड को मेरे को किसके साथ कंपेयर करना है, जो कॉपर के एटम्स होते हैं आप लोगों के थर्मल पे, मतलब मैं समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा है आप लोगों को। देखो एक बात बताओ, जब आप लोगों ने ना ये कंडक्टर लिया था और इस कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं लगा रखी थी, अब क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक कॉपर एटम के बराबर हम लोगों ने माना है कि एक इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉपर एटम के बराबर है, तो देखो मैंने क्या कहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन होने का मतलब क्या है कि कॉपर के एटम का रैंडम मोशन हो रहा है ना, कॉपर के एटम का क्या हो रहा है यहाँ पे, रैंडम मोशन हो रहा है। तो आपको बताना है कि कॉपर के एटम की वेलोसिटी आपको बतानी है कि वो कॉपर के एटम कितनी वेलोसिटी से रैंडमली मूव कर रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, बट अगर आपसे पूछे कोई कि एक कॉपर एटम की वेलोसिटी बता दो, एक कॉपर एटम की वेलोसिटी बताओ, तो वो कितनी होगी भाई, सारे कॉपर, भाई इलेक्ट्रॉन्स हम कॉपर की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक कॉपर एटम की भांति बिहेव कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक कॉपर, अभी तो मैंने आपको दिखाया था ना ये वाली चीज़ लिख के, देखो एक इलेक्ट्रॉन आपका एक कॉपर एटम के बराबर है। अब इसका मतलब क्या है कि इस वाली जो आपके कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉपर की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो जो आपके कॉपर की तरह ट्रीट हो रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपके एटम्स कॉपर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, वो कॉपर के एटम क्या कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब कॉपर रैंडम मोशन कर रहे हैं, कॉपर के एटम्स। तो सारे एटम्स को अगर आप जोड़ोगे, देखो जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 0 आई थी, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी 0 आ रही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा होगा किसी स्पीड से। हाँ, नेट वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी जोड़ के 0 आ रही है, बट एक की तो कुछ आ रही होगी ना, तो वैसे आपको एक कॉपर एटम की वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, अभी मान लो कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात कर रहा है वो, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है आप लोग का, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है आप लोगों का, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने बोला कि जैसे मान लो ये आपके पास में कॉपर की वायर है, और इस कॉपर की वायर में अब आप इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम कॉपर एटम की तरह समझ रहे हैं, तो ये आपके कॉपर के एटम होंगे ऐसे बहुत सारे। तो ये कॉपर के एटम क्या कर रहे होंगे बताओ, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि एक कॉपर के एटम की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम। तो देखो वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम आप कैसे निकाल सकते हो, और जो आपकी वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम आएगी ना, फिर उसको आपको किससे कंपेयर करना है, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी कंपेयर करना है। ठीक है, अब क्योंकि जब आप रूम टेम्परेचर पे निकालते हो ना, तो रूम टेम्परेचर कितना होगा बताओ आप लोगों का, कोई आपने करंट वगैरह तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, बैटरी वगैरह थोड़ी ना लगा रखी है, तो रूम टेम्परेचर पे निकाल रहे हो ना आप लोग। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को कैल्विन में चेंज करो जरा, तो कैल्विन में चेंज करने के लिए क्या सीन होता है, डिग्री सेल्सियस के साथ में 273 ऐड कर लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है आपको 27 प्लस में 273, तो 27 में 273 जोड़ोगे तो 300 आ जाएगा ना आपका, 300 कैल्विन। तो आपका इसका मतलब टेम्परेचर कितना आ चुका है आप लोगों का 300 कैल्विन का, समझे इस बात को। तो टेम्परेचर कितना है आप लोगों का यहाँ पे 300 कैल्विन का है। जो हम कॉपर एटम की वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना एट थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है पता है,
कि जब आपने कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ रखी, इसको मैं VT से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अच्छा, आपको पता होगा गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी तो रैंडम मोशन करते हैं। आपने देखा होगा रूम टेम्परेचर पे जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई रूम है और इस रूम में गैस के पार्टिकल्स है, तो गैस के पार्टिकल्स भी क्या कर रहे होते हो बताओ, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। और गैसेस के लिए ना आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, गैसेस के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में आता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, आपको एक्चुअल में क्या होगा, ये जो कॉपर के एटम्स है ना, ये कॉपर के एटम्स भाग रहे होंगे भाई, कॉपर के एटम्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब कॉपर के एटम्स भाग रहे हैं ना। और कॉपर के एटम्स के भागने का मतलब क्या है कि इनके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो कॉपर एटम्स भाग रहे होंगे तो उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी ना। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 3/2 KB और साथ में T। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी वैसे आपकी किसके लिए लगती है, गैसेस के लिए। समझ पा रहे हो बात को, जो गैसेस होती है ना, गैसेस भी आपकी इतनी काइनेटिक एनर्जी से भाग रही होती है, कितनी 3/2 KB इंटू टी। अभी KB क्या होता है आप लोगों का, KB होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब आपका KB है, इसकी वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, जो कि होती है 1.338 इंटू में कितना, 10⁻⁻23। ये आपके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जूल्स पर केल्विन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इतनी आपकी KB की वैल्यू होती है। T क्या है यहाँ पे, जो टेम्परेचर आपको दे ही रखा है, कितना रूम टेम्परेचर है ना, 300 केल्विन, ठीक है। तो अब देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है बेटा, हाफ mv²। लेकिन V कौन सी ले रहे हो यहाँ पे आप, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर वाली, कि रूम टेम्परेचर पे ये कॉपर के एटम्स कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना चल रहा है, 3/2 साथ में KB इंटू में T। तो देखो, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, दोनों डिवाइड में है ना। तो mvt का स्क्वायर किसके बराबर आ चुका है आप लोग का, 3KB इंटू में T। तो यहाँ से अगर आप देखो m मल्टीप्लाई में होगा ना भाई, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो VT का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बताओ आप लोग का, 3KB इंटू में T, और ये m आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब स्क्वायर है तो उधर जाके आप अंडर रूट लिख सकते हो ना। तो VT थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर आ चुकी है, स्क्वायर है तो यहाँ जाके अंडर रूट बन जाएगा, 3 इंटू में KB इंटू में T अपॉन में कितना m। बस अब आपको क्या करना है, इस थर्मल वेलोसिटी को ही तो कैलकुलेट करना है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा आपके पास में, रूट आपका ऐसे ठीक है, 3 आपका ऐसे ठीक है, KB क्या होता है बताओ आप लोगों का, KB इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई कितनी होती है, 1.38 इंटू में 10⁻⁻23। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना होता है, तो केल्विन में कितना आ जाएगा आप लोगों का, 300 केल्विन अपॉन में m। अब ये देखो, ये जो आपका m है ना यहाँ पे, ये m क्या है पता है आप लोगों को, m इज द मास ऑफ 1 कॉपर एटम। तो m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ 1 कॉपर एटम। तो कॉपर के एक एटम का कितना मास है ये आपको बताना है। तो कॉपर के एक एटम का मास पता कैसे निकलता है, वो निकलता है आप लोग का एटॉमिक मास। क्या लिखना है आप लोग को, एटॉमिक मास, और अपॉन में कितना आ जाता है बताओ आप लोगों का, Na मैंने आपको बताया था ना, एवोगेड्रो नंबर होता है, ये एवोगेड्रो नंबर कहते हैं इसे। तो एटॉमिक मास देखो कॉपर का दे ही रखा है आप लोगों को, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 63.5। तो ये 63.5 दे रखा है, इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। Na क्या है बताओ आप लोगों का, Na यहाँ पे होता है आप लोगों का एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर क्या होता है आप लोगों का, 6.022 इंटू में 10⁻23। अच्छा देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो मास है ना आपको ग्राम में दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ वाला जो मास चाहिए ना वो केजी में चाहिए। इधर जो आपको मास चाहिए ना एक एटम का, वो केजी में चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना, देखो अभी आपको ग्राम में दे रखा है, कितना दे रखा है आप लोग को, 63.5 ग्राम दे रखा है ना। और ग्राम से केजी में अगर जाना है तो मैंने क्या कहा था आपको, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको 10⁻³ से क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने आपको सिखाया ना कि अगर आपको ग्राम से किलोग्राम में जाना है, ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। तो इसको क्या करोगे आप लोग, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब एक काम करो, 63.5 तो आपका ऐसे ठीक है, 6.022 को मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूँ, अप्रॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं इसको। इंटू में कितना आ जाएगा, 10⁻³ देखो ये प्लस का 23 है, ऊपर जाके भी क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 23। तो बस आप सॉल्व करो, 63.5 अपॉन 6 करना है अब आपको बस, ठीक है। कितना है आपके पास में, 63.5 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा आप लोग का, 63.5 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 6। तो सर इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा ऐसा है ना, आपके पास में 63.5 अपॉन में 6,
तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 635 अपॉन में 60 बन जाएगा हमारे पास में। ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखो तो ये आपका किससे कैंसिल, देखो 635 को थोड़ी देर के लिए मैं 630 लिख लेता हूँ, अपॉन में आपका 60 तो चल ही रहा है, तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का, कैंसिल। अब देखो 630 है ना आप लोगों का, ध्यान से देखना, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है आप लोगों का, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और नीचे कितना बचा, देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा नहीं है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब 21 को 2 से डिवाइड करो, तो देखो 2 10 ज़ा कितना होता है 20, 2 10 ज़ा कितना होता है 20, और 10.5 समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा, आप इसको सॉल्व कर लो ना। 2 10 ज़ा कितना 20, अब 21 है तो 10 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 10.5 ले लिया मैंने, है ना। तो 2 10 ज़ा कितना आ गया आपका 20, और 21 है तो 10.5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 63.5 था ना आपका, 63.5 अपॉन ये, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट थी, पॉइंट हटाया आपने तो एक जीरो बढ़ गया था, तो 635 अपॉन 60 को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 10.5, तो ये तो सॉल्व करके 10.5 आ गया, इंटू में 10 की पावर -3 और -23, ये कितना बन चुका है बताओ आप लोग का, माइनस का 26। तो अब देखो आप लोग मास ऑफ वन एटम कितना निकल चुका है आप लोग का 10.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 26। तो मास ऑफ वन एटम कितना आ चुका है आप लोग का 10.5 इंटू में 10 की पावर कितना माइनस का 26। अब देखो थर्मल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आप लोगों की, एक काम करो रूट को ऐसे ही रहने दो, ये 3 आपका ऐसे ही ठीक है, ठीक है। इंटू में 1.3 को मैं 1.38 को 1.3 लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 की पावर -23 भी ऐसे ठीक है, और 300 को बताओ मैं 3 इंटू 100 लिखूंगा, देखो आपके पास में 300 दे रखा है ना, तो 300 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 100, और 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, और इंटू में 3 तो चल ही रहा है आप लोगों का, तो क्या कर सकते हैं हम लोग 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मतलब 100, और 100 इंटू 3 इज 300, 10.5 तो आपका चल ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटू में कितना आ जाएगा 10 की पावर कितना माइनस का 26। तो अगर आप थर्मल वेलोसिटी निकालते हो देखो कितना आने वाला है आप लोग का रूट। अब इसको बस आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ से आप चाहो तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो, देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो खत्म हो गया। 3 3 से कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का 9, है ना। या देखो 3 से 105 भी तो कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का, भाई 3 की टेबल में आता है ना आपका, 3 1 ज़ा 3, और ये कटेगा तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15, भाई 105 को 3 से डिवाइड करो तो 35 भी तो बचेगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो ये वाला 13 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा आप लोग का 39, देखो ना ये वाला 13 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 39, इंटू में कितना चल रहा है 10 की पावर -23 प्लस का 2, और ये माइनस का 26 से ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका प्लस का 26, और अपॉन में कितना चल रहा है बेटा आप लोग का 35। तो देखो थर्मल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है आप लोग की रूट में, ये आ चुका है 39/35। इसको सॉल्व करो तो जरा 39/35 कितना आ चुका होगा, 39 अपॉन में कितना 35, तो इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, एक काम करता हूँ इसको 39 अपॉन में 36 लिख दूँ बताओ, 35 को थोड़ी देर के लिए 36 मान लेते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 13 को 12 से, 13 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 1 ज़ा 12, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट आएगा इधर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 12 फिर 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 8 ज़ा 96, तो 1.08 है ना, 1.08 को थोड़ी देर के लिए मैं 1.1 ही मान लेता हूँ, 1.08 है तो 1.1 मान सकते हैं ना इसको, तो 1.1 इंटू में 10 की पावर, इसको सॉल्व करने जरा देखो, माइनस का 23 प्लस का 2 और प्लस का 26 कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, प्लस का 23 और प्लस का 26, प्लस का 28 आ जाएगा आप लोगों का, ये तो आ जाएगा 26 प्लस 2 कितना होता है 28 हो जाता है। अब इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका रफ है इसको छोड़ो, तो वी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, रूट के अंदर 1.1 तो चल ही रहा है, इंटू में इसको सॉल्व करना जरा, तो ये कितना बनेगा 10 की पावर -23 और प्लस 28, तो 28 में से 23 गया तो 5 बच जाएगा आपका, तो वी टी इज इक्वल टू, अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बताओ, इस पॉइंट को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ इधर, ध्यान से देखना, अगर आप पॉइंट को ना, जैसे मान लो मैं इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करता हूँ, मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये 1.1 लिखा है ना, पॉइंट के बाद अगर मैं 0 लिख दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ, तो पॉइंट को अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ 1 और 0 के बीच में, तो ये 11.0 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, और इंटू में क्योंकि आपने पॉइंट को राइट में शिफ्ट किया और एक डिजिट शिफ्ट किया, तो 10 की पावर -1 बन जाएगा ना आपके पास में, 1.10 लिखा था भाई, पॉइंट के बाद तो 0 लिख सकते हैं ना, 1.1 है तो पॉइंट के बाद तो 0 लिख ही सकते हैं। अब पॉइंट के बाद जब आप 0 लिख सकते हो तो पॉइंट को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ एक डिजिट, तो 11.0 बन जाएगा आपका,
और क्योंकि आपने राइट में एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर -1 बन जाएगा, यानी कि मैं 11.0 मतलब 11 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 11 इंटू 10 की पावर -1 इंटू में 10 की पावर 5 तो चल ही रहा है आप लोग का। तो देखो थर्मल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है आप लोग की, रूट में 11 इंटू में 10 की पावर ये -1 और प्लस का कितना बन जाएगा 5। अब एक काम करो, देखो रूट 11 को अलग कर दो और इंटू में 10 की पावर -1 प्लस 5, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा आप लोग का 4। अब इसको सॉल्व करना जरा, तो अब आपका देखो थर्मल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वी टी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, 10 की पावर 4 में रूट है ना यहाँ पे, रूट में 10 की पावर 4। तो देखो एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा क्या बताया है, देखो एक चीज़, देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये आपका रूट ऐसे ठीक है, 10 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ 10 की पावर 2 और इसकी पावर 2, क्योंकि 2 इंटू 2 करने पे 4 ही तो आ जाएगा। अब देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 10 की पावर 2, भाई 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया ना, और फिर इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 10 की पावर 2 बच गया। यानी कि इसका आंसर तो कितना आ चुका है बताओ आप लोगों का, थर्मल वेलोसिटी का 10 की पावर 4 को तो 10 की पावर 2 लिख दिया। अब देखो रूट 11 किसकी वैल्यू होती होगी, तो आपने ये पढ़ा है 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 16, तो 9 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 3, और 16 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का 4। तो 9 और 16 के बीच में ही आ रहा है ना 11, रूट 11 बीच में ही तो आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है, मान लो 3.1 लिखा हुआ है या 3.2, जो आपकी मर्जी हो। भाई रूट 9 की वैल्यू 3, रूट 16 की वैल्यू 4, तो रूट 9 और 16 के बीच में तो आ रहा है रूट 11, तो भाई 3.1 लिख दिया, तो मान लो ये 3.1 है, अप्रॉक्स आंसर है ना भाई, टेंशन नहीं है चलेगा। तो थर्मल वेलोसिटी कितनी आ गई बताओ आप लोग की, 3.1 इंटू में 10 की पावर कितना 2 और मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। समझे इस बात को। तो ये आप लोगों का हो गया थर्मल वेलोसिटी ऑफ कॉपर एटम, की कॉपर के जो एटम्स है ना वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, इस बात को समझे आप लोग, बताओ। अब आगे देखो, तो हमने इसका ये वाला पार्ट कर दिया, अब कंपेयर करना है जो आपकी ड्रिफ्ट स्पीड है ना उसको थर्मल स्पीड से कंपेयर करना है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो आप लोगों की ड्रिफ्ट स्पीड है ना, ड्रिफ्ट स्पीड मतलब वी डी, और जो आपकी थर्मल स्पीड है कौन सी, वी टी, ये निकल के आई ना आप लोग के। तो कॉपर के एटम्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कॉपर के एटम्स की थर्मल वेलोसिटी, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी बताओ आप लोग की, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने सॉल्व करी थी तो 1.1 इंटू 10 की पावर -3 आई थी ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आई थी आप लोग की, 1.1 इंटू में 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। और थर्मल वेलोसिटी कितनी आई बताओ आप लोग की, थर्मल वेलोसिटी आई 3.1 इंटू 10 की पावर 2, तो यह है 3.1 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड तो कैंसिल हो गया। अब देखो वी डी अपॉन में वी टी बचा है ना आप लोगों का। एक बात ध्यान से समझो, इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, हमें तो कंपेयर करना है ना बस, तो इसको हटाओ यहाँ से। तो एक काम करो, 10 की पावर -3 और अपॉन में कितना बचेगा 10 की पावर 2। अब देखो 10 की पावर -3 तो ऐसे ठीक है, ये प्लस का 2 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 2, तो वी डी अपॉन में वी टी कितना बन जाएगा 10 की पावर -5 बन जाएगा आप लोगों का। अब देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, वी डी अपॉन में वी टी तो आपका ऐसे ठीक है, 10 की पावर -5 लिखा है ना, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर +5, पे 10 की पावर -5 लिखा हुआ है ना, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर 5 बन जाएगा। समझे इस बात को। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वी डी आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 5 से, और वी टी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों का 1 से, तो वी टी आ जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो आपकी थर्मल वेलोसिटी, भाई वी टी का मतलब क्या है थर्मल वेलोसिटी, तो थर्मल वेलोसिटी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 10 की पावर 5 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे। समझ पा रहे हो बात को। तो थर्मल वेलोसिटी इज 10 की पावर 5 टाइम्स ग्रेटर देन, 10 की पावर 5 टाइम्स ग्रेटर देन किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। समझे इस बात को। तो यानी कि थर्मल वेलोसिटी 10 की पावर 5 टाइम्स ग्रेटर है आप लोगों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आई होप आपको ये वाला कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसी का हम लोग कौन सा वाला पार्ट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक बात याद रखना, जैसे आपका जो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ना, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो भी करंट की डायरेक्शन में ही बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी करंट की डायरेक्शन में ही बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने की भी कोई स्पीड होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने की भी क्या होगी बताओ आप लोग की स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ
स्पीड बोल लो, अब स्पीड के साथ मैंने कहा है ना डायरेक्शन आ जाती है तो वेलोसिटी बन जाती है। तो स्पीड के साथ में अगर आपकी डायरेक्शन आ चुकी है तो स्पीड के साथ डायरेक्शन आने में तो वेलोसिटी बन जाती है ना बेटा आप लोगों की। देखो जैसे ये आप लोगों का यहाँ से देखो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है ना यहाँ पे, तो करंट अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो स्पीड के साथ डायरेक्शन तो वेलोसिटी कहलाती है। अब देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी स्पीड से चलती है आप लोग की, इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है आप लोग की लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से चलती है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ पा रहे हो बात को। तो अब हमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने की स्पीड है ना, इसको हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंपेयर करना है। मतलब जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको कंपेयर करना है अब हम लोगों को किससे, किसकी स्पीड से, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से। तो क्योंकि लाइट की स्पीड से चलती है तो लाइट की स्पीड को तो हम सी लिखते हैं ना, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं vc लिख लेता हूँ। vc मतलब क्या है, यहाँ पे ये वेलोसिटी तो है बट किसकी वेलोसिटी है ये, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाइट की स्पीड से चलती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कितनी वैल्यू आई थी आप लोग की, 1.1 × 10⁻³ ये तो आई थी आपके पास में, वैल्यू चेक करो, ये तो आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू 1.1 × 10⁻³ है ना। और लाइट की स्पीड कितनी है बताओ यहाँ पे आपके पास में 3 × 10⁸। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा आप लोग का, vd अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का vc समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, vc का मतलब देखो c होती है स्पीड ऑफ लाइट है ना, और c क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी स्पीड से चल रही है, लाइट की स्पीड से ही चल रही है यहाँ पे। तो जो चीज़ लाइट की स्पीड चल रही है इसलिए मैंने इसको vc लिखा। अब इसको थोड़ी देर के लिए रन दो, 1.1/3 इसको छोड़ो क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है। तो क्या बचेगा 10⁻³ अपॉन में 10⁸, तो कितना बच जाएगा vd अपॉन में कितना vc इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻³ ये प्लस का 8 है ऊपर जाके माइनस का 8 बन जाएगा। तो vd अपॉन में vc कितना बन जाएगा 10⁻11। अब देखो -11 है ना आप लोग का, तो vd अपॉन vc 10⁻11 है, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा आप लोग का 10⁻+11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो vd किससे मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोग का 10⁻11 से, और vc 1 से मल्टीप्लाई होगा आप लोग का, तो कितना बचेगा vc बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो vc है मतलब जो vc मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने की जो वेलोसिटी है वो भी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा आ रही है भाई साहब यहाँ पे। समझ पा रहे हो बात को। तो ये लाइन आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये वाली लाइन को मैं आपको यहाँ पे लिखा लेता हूँ कि हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, स्पीड मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की चलने की जो वेलोसिटी है इज 10 की पावर, कितना ज़्यादा आ रहा था वो, अभी तो निकाला था यार, 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा आ रही थी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, 10⁻11 टाइम्स ग्रेटर देन 10⁻11 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो है ना। स्पीड तो खैर स्पीड विदाउट डायरेक्शन है और वेलोसिटी है तो इसका मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻11 टाइम्स ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब आप बात समझ गए ना यार, लिखने का मतलब तो कुछ नहीं है, आप बस सिंपल सी बात ये समझ लो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा है आप लोगों के इलेक्ट्रिक फील्ड के चलने की स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1। इस एग्जाम्पल नंबर 1 को यार मैंने देखो बहुत डिटेल में आपको कराया है, इतना डिटेल में आई होप मुझे लगता नहीं है कि यूट्यूब पे किसी ने भी कराया होगा। और देखो डिटेल का मतलब ये नहीं है आप बोलो कि सर ये तो 1 घंटे की वीडियो बना दी आपने है ना, और आप बोल रहे थे कि यार थंबनेल में जो आप देखोगे तो यार सर तो ये तो फास्ट कैलकुलेशन है। बेटा देखो समझाने में टाइम लगता है मुझे, मैं आपको ना अभी सिखा रहा हूँ, तो जब आप सीख जाओगे तो फिर आप पेपर में इसको ईजिली कर पाओगे। समझ पा रहे हो बात को। तो ये मत सोचना कि सर आपने तो 1 घंटे की वीडियो बना दी और 1 घंटे की वीडियो बना दी सर तो इतना टाइम कंज्यूमिंग है ये तो। देखो बेटा ये मैं मानता हूँ 1 घंटे की वीडियो है, लेकिन आपको देखो ना मेरे को एक भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको रटाया नहीं है, ऐसा नहीं करा मैंने कि हाँ यार सीधा आपको लिखा दिया कि चलो छोड़ो जो लैंग्वेज पढ़ी है और सीधा। मैं चाहता तो कई वीडियोस तो मैंने ऐसी देखी हैं कि उसमें डायरेक्ट आपको ऐसे ही करवा देते हैं कि ठीक है भाई सीधा एनसीईआरटी का जो लिखा है डेटा उसको छाप दो। बेटा उसका मतलब नहीं है, आपको अगर डिटेल में करवाना है एक एक चीज़ अगर आपको अच्छे से समझानी है तो फिर तो हमें समझाना पड़ेगा ना यार।
तो आप भी किसी, देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ वन शॉट्स बेटर होते हैं, बट अभी आप उनको लास्ट टाइम में जनवरी में मैं खुद आपको वन शॉट करवाऊंगा। बट पहले आप लोग जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है उन डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को तो पढ़ो ना यार। एग्जाम्पल 1 को कराने में देखो मैंने 1 घंटे का टाइम लिया है, लेकिन ये जो आपका 1 आवर है कोई वेस्ट आवर नहीं है भाई साहब, कोई फालतू बातें नहीं करी मैंने आपसे। इस 1 घंटे में मैंने आपसे काम की बातें करी हैं और एक एक चीज़ मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ रटने में मतलब रट्टा ना मानना पड़े, बस मेरा कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ होपफुली शेयर भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक मस्त एग्जाम्पल के साथ में, तब तक के लिए एंजॉय करो और पढ़ते रहो।